नमस्कार। 10वीं क्लास के नए सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना काम चल रहा है और आज हमारा टॉपिक है संघर्षकालीन भारत। देखिए, हमारे देश भारत पर लगातार विदेशी आक्रमणकारियों के आक्रमण होते रहे हैं और भारतीयों ने लगातार उन होने वाले आक्रमणों का प्रतिरोध किया है या उनका सामना किया है और वो अधिकांश सफल भी हुए हैं। देखिए, भारत पर अरबों के आक्रमण की बात करें तो माना जाता है खलीफा उमर के समय। ठीक है, कौन सा खलीफा? उमर। देखिए, खलीफा है वो मुस्लिम जगत का धार्मिक मुखिया माना जाता है। ठीक है, हालांकि आज ये नहीं है, लेकिन ये तात्कालिक समय के अंदर था। तो खलीफा उमर के समय 636 ईस्वी के अंदर, ठीक है, अरबों का पहला जो आक्रमण है वो हमारे यहाँ भारत में ठाणे पर हुआ था। ठीक है, लेकिन भारतीयों ने इसे असफल कर दिया। ये हमें पता चलता है फुतूह उल बुल्दान। ठीक है, इस रचना से पता चलता है भारतीयों ने इस आक्रमण को असफल कर दिया। इसके पश्चात भी आक्रमणों का सिलसिला थमा नहीं और बाद का आक्रमण है वो बड़वास। ठीक है, कहाँ? बड़वास या बड़ौच बंदरगाह। ठीक है, देखिए आज का जो बड़ौच है वह तात्कालिक समय के अंदर बड़वास भी कहलाया। ठीक है, तो इसके पश्चात जो आक्रमण बड़वास या बड़ौच वह सिंध के देवल बंदरगाह पर हुआ। सिंध के देवाल, ठीक है, इसे देवल बंदरगाह के नाम से भी बाद में जाना गया। तो सिंध के देवाल बंदरगाह पर आक्रमण हुआ, लेकिन अपन चचनामा, ठीक है, कौन सी रचना है? चचनामा रचना के अनुसार इस आक्रमण के बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। इससे पता चलता है कि बड़वास या बड़ौच और सिंध के देवाल बंदरगाह पर जो आक्रमण हुआ उस आक्रमण को भी भारतीयों ने असफल कर दिया। और देवल पर जो सिंध के देवाल बंदरगाह पर जो आक्रमण हुआ था, चचनामा के अनुसार उस युद्ध के अंदर अरबों का सेनानायक, कौन सेनानायक था? मुधायरा। अरबों का सेनानायक मुधायरा या मुधाईरा, ठीक है, ये हार गया और युद्ध के अंदर मारा गया। इस प्रकार भारतीयों का प्रतिरोध अच्छा था या यूँ कहीं लगातार जारी था। लेकिन 712 ईस्वी के अंदर अरब सेनानायक मोहम्मद बिन कासिम ने, किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया और यह आक्रमण सिंध पर हुआ और उस समय सिंध के राजा थे दाहिर। कौन थे? सिंध के राजा दाहिर के साथ इनका सामना हुआ था। देखिए, दाहिर है उसके साथ जब संघर्ष हुआ, उस संघर्ष के बारे में बाबा धूरी ने क्या लिखा है? उन्होंने लिखा है कि ये बहुत ही भयंकर संघर्ष था। ठीक है, जैसा संघर्ष जैसा न देखा और न सुना, यानी भयंकर संघर्ष हुआ। इस संघर्ष के बारे में कहते हैं पहले ऐसा संघर्ष ना देखा न सुना। ये किसने लिखा है? ये बाबा धूरी ने लिखा है, महा भयंकर संघर्ष। जबकि चचनामा की रचना, दूसरी रचना की बात करें, चचनामा, उस रचना के अनुसार पता चलता है कि काफिरों ने, देखिए यहाँ काफिर किसे कहा गया है? गैर मुस्लिमों को। यानी काफिरों ने क्या किया? अरबों को चारों तरफ से घेर लिया, उनको बुरी तरीके से जकड़ लिया। ठीक है, लेकिन उनकी हार निश्चित थी, लेकिन उनकी किस्मत शायद अच्छी थी कि अचानक क्या हुआ? हाथी पर सवार राजा दाहिर को एक तीर सीने पर लगा। कहाँ लगा? एक तीर सीने पर लगा, जिसके कारण राजा दाहिर की मृत्यु हो गई। ठीक है, तो युद्ध का सारा नक्शा पलट गया। लेकिन युद्ध का नक्शा पलटने के बावजूद भी राजकुमार जयसिया, कौन है? राजकुमार जयसिया और सम्राज्ञी जो रानी बाई थी, सम्राज्ञी रानी बाई, ठीक है, उन्होंने किले की रक्षा के लिए लगातार संघर्ष जारी रखा था। ठीक है, इस प्रकार भारत पर
संघर्ष लगातार चलते रहे। आगे आने वाले संघर्षों के अंदर मुख्य नाम लिया जाता है महमूद गजनवी का। ठीक है, देखिए महमूद गजनवी है, इसने भारत पर अनेक आक्रमण किए थे और इन आक्रमणों के अंदर कश्मीर के राजा, ठीक है, कश्मीर के शाही शासक थे, कश्मीर के शाही शासक जिनका नाम आता है जयपाल और आनंदपाल, इनके आक्रमणों का सामना करना पड़ा। किसको? महमूद गजनवी को। यानी महमूद गजनवी ने आक्रमण किया तो कश्मीर के शाही शासक जयपाल और आनंदपाल को उनका सामना करना पड़ा। लेकिन यहाँ भी ये हो सकता है कि संघर्ष कड़ा हुआ, लेकिन गजनवी की शायद किस्मत अच्छी थी। ठीक है, कालांतर में इसी होते आक्रमणों में मोहम्मद गौरी ने भारत पर जब आक्रमण किए तो उसका सामना किसके साथ हुआ? पृथ्वीराज चौहान के साथ हुआ। और बताया जाता है कि पृथ्वीराज चौहान ने कई बार मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिया, लेकिन फिर भी लगातार होते इन आक्रमणों के कारण 1206 के अंदर भारत में मुस्लिम सत्ता स्थापित होने में कामयाब हो गई। यानी लगातार संघर्ष चलते रहे, भारतीयों ने लगातार प्रतिरोध भी जारी रखा और ये प्रतिरोध चलता रहा, लेकिन फिर भी 1206 के अंदर भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना हो गई। लेकिन मुस्लिम सत्ता की स्थापना होने के बावजूद भी ये नहीं था कि भारतीयों का प्रतिरोध रुक गया। भारतीयों ने प्रतिरोध अब भी जारी रखा और उनका प्रतिरोध विदेशियों के सामने लगातार जारी रहा और ये ही प्रतिरोध उनका स्वतंत्रता आंदोलन तक लगातार जारी रहा। तो कहने का मतलब है भारत है वो एक संघर्षकालीन भारत के रूप में प्रस्तुत हुआ है। यहाँ हम आगे पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? दिल्ली सल्तनत, जो कि 1206 से 1526 तक रही है। अब हम आगे पढ़ते हैं दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत जिसका समय 1206 से 1526 है। तो दिल्ली सल्तनत के अंदर सबसे पहले हम पढ़ते हैं, देखिए 1206 से 1526। इस दिल्ली सल्तनत में जो सबसे पहला वंश है उसमें यामिनी वंश, क्या है? यामिनी वंश, इलबरी वंश या यूँ कहें गुलाम वंश, ये सबसे पहला वंश है दिल्ली सल्तनत का, जिसने 1206 से 1290 तक शासन किया है। और गुलाम वंश का पहला शासक है कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल 1206 से 1210 ईस्वी रहा है। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक है, उसको लाख बख्श कहा गया है। क्या कहा गया है? लाख बख्श, क्योंकि वो काफ़ी दान करने वाला शासक था। और कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर। ध्यान रखें, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में दिल्ली राजधानी की ओर अग्रसित हुई है, जबकि अब तक क्या है? लाहौर ही इनका केंद्र रहा है। हसन निजामी, ये इतिहासकार किसके संरक्षण में थे? कुतुबुद्दीन। या किस इतिहासकार को कुतुबुद्दीन ऐबक का संरक्षण प्राप्त हुआ? तो वो है हसन निजामी। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने गुरु, कौन थे? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में, ठीक है, अपने गुरु कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया। कुतुब मीनार, कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुब मीनार की एक ही मंजिल बना पाए थे। ठीक है, और इस पूरी कुतुब मीनार का निर्माण बाद में आने वाले शासक इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। तात्कालिक साहित्य से पता चलता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक है, उसकी मृत्यु चौगान या पोलो खेलते समय,
ठीक है। पोलो का एक दूसरा नाम क्या है? चौगान। तो चौगान या पोलो खेलते समय घोड़े से गिरने से मृत्यु हो गई थी। इस प्रकार कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल बहुत ही कम रहा है और वो लगभग इनका शासन भी संघर्ष में व्यतीत हुआ है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद के शासक हैं दिल्ली सल्तनत के प्रमुख शासकों के रूप में शामिल इल्तुतमिश। ठीक है, देखिए इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद 1210 से 1236 तक शासन बने हैं। ये जो कार्यकाल है ये अपने आप में एक अच्छा कार्यकाल है और इल्तुतमिश भारत के अंदर मुस्लिम सत्ता का वास्तविक संगठनकर्ता माना गया। ध्यान रखें, भारत में मुस्लिम सत्ता का वास्तविक संगठनकर्ता कौन माना गया है? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद और उत्तराधिकारी था। कुतुबुद्दीन की के बाद जब शासक बने इल्तुतमिश तो उन्होंने तुर्की अमीरों का एक दल तैयार किया। तुर्की अमीरों के इस दल को चालीसा या तुर्कान ए चहलगानी नाम से जाना गया है। इल्तुतमिश ने अपने राज्य को बढ़ाने के लिए भी विजय अभियान किए हैं। उन्होंने 1226 को, ठीक है, 1226 में रणथंभौर पर आक्रमण किया और उस पर कब्जा कर लिया। ठीक है, इसी प्रकार इल्तुतमिश ने अन्य विजय अभियानों के अंदर मालवा पर आक्रमण किया और मालवा पर आक्रमण करके वहाँ के भिलसा दुर्ग पर कब्जा कर लिया था। इसके अलावा इल्तुतमिश ने बंगाल की तरफ भी अभियान किया। ग्वालियर के दुर्ग को घेर कर ग्वालियर के दुर्ग को विजय प्राप्त किया। जालौर पर भी उन्होंने अधिकार किया। इस प्रकार इल्तुतमिश है उन्होंने काफ़ी क्षेत्र बढ़ा लिया था। ख्वारिज़्म के शासक, ठीक है, ध्यान रखें, जलालुद्दीन मंगबरनी ख्वारिज़्म के शासक है। कौन है? जलालुद्दीन मंगबरनी। ये शरण मांगने के लिए इल्तुतमिश से शरण मांगने के लिए आए थे, लेकिन इल्तुतमिश ने इनको शरण नहीं दी। ठीक है, तो जलालुद्दीन मंगबरनी को शरण न देकर इन्होंने मंगोल सेना नायक चंगेज खां से भारत को बचाया। ठीक है, क्यों कि चंगेज खां किसका पीछा कर रहा था? जलालुद्दीन मंगबरनी का। और मंगबरनी ने अपने दूत को भेजकर इल्तुतमिश से सहायता मांगी, लेकिन इल्तुतमिश से सहायता नहीं दी। इस प्रकार चंगेज खां को भारतीय आक्रमण का सामना नहीं करना पड़ा, वो सीधा निकल गया। इस प्रकार इल्तुतमिश है वो भारत में एक मुस्लिम सत्ता को संगठित रूप देने में कामयाब रहा। इल्तुतमिश है उसकी मृत्यु के पश्चात, ठीक है, इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 में हुई। तब शासक बने कौन? रजिया सुल्ताना शासक बने। ठीक है, देखिए इल्तुतमिश ने अपने जीवन काल के अंदर ही अपनी पुत्री रजिया सुल्ताना को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, लेकिन इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात रजिया सुल्ताना के भाई या यूँ कहे इल्तुतमिश के पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह ने, किसने? रुकनुद्दीन फिरोज शाह ने किस पर कब्जा कर लिया? सत्ता हथिया ली। ठीक है, लेकिन बाद में रुकनुद्दीन फिरोज शाह की हत्या करके रजिया सुल्ताना है वो शासक बनने में कामयाब हुई। हालांकि रजिया सुल्तान है वो शासक बन गई, लेकिन परंपरावादी कट्टरवादी, ठीक है, परंपरावादी कट्टरवादी या कट्टरपंथी जो तुर्क अमीर थे, ठीक है, उन तुर्क अमीरों ने क्या किया? उन्होंने रजिया को कभी स्वीकार नहीं किया। उनके विरोध या विद्रोह का सामना लगातार रजिया सुल्ताना को करना पड़ा। इसका कारण क्या था? इसका कारण था कि रजिया सुल्ताना ने कुब्बा, ठीक है, यानी कोट और कुलह यानी टोपी पहननी शुरू कर दी और पुरुषों की तरह उसने रहना प्रारंभ कर दिया। ये कट्टरपंथी अमीरों को कभी बर्दाश्त नहीं हुआ और साथ ही साथ उसने पर्दा है वो भी
त्याग कर दिया। इस बात को तुर्क के अमीर स्वीकार नहीं कर पाए और लगातार रजिया के खिलाफ विद्रोह करते रहे। एक एबिसीनिया के निवासी थे, अबीसीनिया के निवासी कौन थे? जमालुद्दीन याकूत। तो जमालुद्दीन याकूत को रजिया सुल्तान ने क्या किया? अस्वे आखुर, ठीक है, या अश्व शाला का प्रधान बना दिया, यानी घोड़ों की शाला है उसका प्रधान बना दिया। किसको? जमालुद्दीन याकूत को, जो कि अबिसिनिया का एक निवासी था। इसको अश्व आखुर बनाने से भी तुर्की अमीर और भी नाराज हो गए और बाद में सरहिंद के शासक से इन्होंने क्या करवा दिया? झगड़ा या विद्रोह करवा दिया। तो रजिया सरहिंद के शासक के विद्रोह को दबाने के लिए वहाँ गई। हालांकि विद्रोह को शांत करने के लिए वहाँ गई, तब उन्होंने इस अभियान के दौरान विद्रोहियों ने जमालुद्दीन याकूत की हत्या कर दी और वहाँ किसको कब्जा कर लिया? यानी रजिया सुल्तान को वह कब्जे में लेकर जेल में डाल दिया। लेकिन रजिया सुल्ताना ने क्या किया? बठिंडा के सरदार अल्तूनिया से विवाह कर लिया। किससे? बठिंडा के सरदार अल्तूनिया से विवाह कर लिया और वापस दिल्ली की ओर लौटी। लेकिन रास्ते में विद्रोहियों ने इन दोनों की हत्या कर दी। इस प्रकार रजिया सुल्तान है, उन्होंने 1236 से 1240 तक शासन किया था। ठीक है, तो रजिया सुल्ताना का इस प्रकार अंत हुआ। लेकिन रजिया सुल्तान के पश्चात एक अव्यवस्थित सा शासन चला है। इसमें 1240 से 1242 तक रजिया के भाई बहराम शाह ने शासक किया। 2 साल का बहुत ही संक्षिप्त शासन है। उसके बाद 1242 से 1246 तक मसूद शाह ने शासन किया और 1246 से लगभग 1265 तक नासिरुद्दीन महमूद ने शासन किया। हालांकि नासिरुद्दीन महमूद का शासनकाल काफ़ी लंबा है, लेकिन अपने समय में ही नासिरुद्दीन महमूद है वो एक कठपुतली शासक की तरह रहे और उसकी सत्ता का जो संपूर्ण भोग है वो इसका सेनानायक बलवन किया करता था। ठीक है, तो नासिरुद्दीन के पश्चात शासन सत्ता किसके हाथ में आ गई? बलवन के हाथों में आ गई। तो बलवन इस प्रकार जो पहले भी सत्ता का उपयोग कर रहा था नासिरुद्दीन महमूद के समय, अब वो सर्वशक्तिशाली बन गया। तब कौन सा शासक आ गया? बलवन। ठीक है, 1265 से 86 तक जिसका शासनकाल लगभग रहा है। देखिए, बलवन है, उसका मूल नाम था उलूग खां। ठीक है, और जो 40सा दल का गठन किसने किया था? इल्तुतमिश ने। उस 40सा दल जो तुर्की अमीरों का एक दल था, उस दल का सदस्य कौन था? बलवन सदस्य रह चुका था। इसलिए वो तुर्क अमीरों के द्वारा रचे जाने वाले षड्यंत्रों से पहले से परिचित था। ठीक है, लेकिन बलवन के समय मंगोलों के आक्रमण हो रहे थे। उन मंगोलों के आक्रमण से रक्षा करने के लिए एक नया विभाग दीवान आरिज ये बलवन ने स्थापित किया। ठीक है, मंगोलों से रक्षा करने के लिए एक नया विभाग दीवान आरिज किसने शुरू किया? बलवन ने। इसके अलावा फारसी परंपराएं, कौन सी परंपराएं? फारसी परंपराएं, सिजदा यानी शासक के सामने झुकना, सिजदा, और पेबोस यानी शासक के पाँव को चूमना, झुककर चूमना, ये पेबोस की परंपराएं किसने शुरू कर दी? बलवन। यानी फारसी परंपराएं बलवन ने दरबार में शुरू कर दी और उसने अपने आप को जिल्ले इलाही कहा है। क्या कहा है? यानी बलवन ने अपने आप को जिल्ले इलाही कहा है, जिसका मतलब है ईश्वर की छाया या ईश्वर का प्रतिनिधि। बलवन कहता था कि शासक होता है वो धरती पर ईश्वर की छाया या ईश्वर का प्रतिनिधि होता है।
ईश्वर ने उसको कुछ विशेष गुणों के साथ भेजा है, इसलिए वो साधारण जनता से अलग है और वो जनता पर राज करने की काबिलियत या गुण रखता है। इस प्रकार वो अपने आप को जनता से अलग रखता था। साथ ही साथ अमीरों के द्वारा किए जाने वाले विद्रोह से वो भली भांति परिचित था, इसलिए उसने कठोर कानूनों का और अनुशासन का सहारा लिया। ठीक है, और इसी कठोर कानून के साथ उसने रक्त और लोह की नीति अपनाई। कौन सी नीति अपनाई? रक्त और लोह की नीति किस शासक ने अपनाई? बलवन ने। इसके तहत उसके विद्रोह के सामने आने पर विद्रोह में शामिल पुरुषों को वो वध करवा दिया करता था और उनके स्त्री, उनके बच्चे आदि को वो गुलाम बना लिया करता था। इस प्रकार वो एक काफ़ी अनुशासित और कठोर शासक के रूप में साबित हुआ। साथ ही साथ में चोरों को, डाकुओं को दमन करने का पूरा प्रयास किया, कठोर कानूनों द्वारा उनको रोका। राजपूत जमींदार जो जगह जगह विद्रोह करते थे, उन विद्रोह को कुचलने के लिए भी बलवन है वो कामयाब रहा। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी हम ये कह सकते हैं कि बलवन है उसने दिल्ली के प्रशासनिक ढांचे को सुधारने के लिए काफ़ी कुछ प्रयास किया और 1286 के अंदर बलवन की मृत्यु हो गई। बलवन की मृत्यु के पश्चात केकुपाद को शासक बनाया गया। किसको शासक बनाया गया? केकुपाद। लेकिन कुछ ही समय पश्चात इसको भी मार दिया गया और क्यूमर्स जो कि छोटा बच्चा था उसको शासक बनाया गया। लेकिन जलालुद्दीन खिलजी, कौन है? जलालुद्दीन खिलजी, इन्होंने अपने आप को क्यूमर्स का पहले संरक्षक बताया, बाद में क्यूमर्स को पदच्युत करके जलालुद्दीन खिलजी ने गुलाम वंश का अंत कर दिया और 1290 में खिलजी वंश की सत्ता स्थापित कर दी। इस प्रकार गुलाम वंश 1206 से 1290 तक रहा और खिलजी वंश 1290 में स्थापित हुआ। इस प्रकार क्यूमर्स हम गुलाम वंश के अंतिम शासक के रूप में देखते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अगले पार्ट के अंदर क्या? खिलजी वंश, जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी। धन्यवाद।